कॉन्सेप्चुअली करता हूँ, प्रैक्टिस थोड़ी सी करेंगे, कल तसली हो तो तभी टॉपिक छोड़ा जा सकता है ना। यकम हफ्ते तक अगले हफ्ते में भी ये शाम वाली क्लासेस 3 एक दिन तो होंगी कम से कम, इससे ज्यादा ना हो। पूरे इफेक्टिवली हम 3 लेक्चर दिन में कर रहे होते हैं क्योंकि टाइम कम हो तो पढ़ाया ज्यादा जाता है ना कि पढ़ाया कम जाता है, पढ़ाया तो वही जाता है, टाइम को मैनेज करना पड़ता है थोड़ा। ओके, खामोशी इख्तियार करें, सियाल भी अपने साथ वाले को कहें चुप कर जाए। रेक्टिफिकेशन का टॉपिक प्योरली सिर्फ रेक्टिफिकेशन का वो करवा रहा हूं आपको। वैसे फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड रेक्टिफिकेशन हमने फिक्स्ड एसेट्स के साथ की, एक्रूअल्स की रेक्टिफिकेशन के लिए एक्रूअल क्या बेसिस पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, नहीं आप एक्रूअल बेसिस पे जाएं, वो हमने सवाल किया था, हमने उसकी रेक्टिफिकेशन वहां पे देखी थी। अब ओवरऑल बिजनेस के अंदर और भी बहुत सी गलतियां हो जाया करती हैं, ढेर सारी ट्रांजेक्शन होती हैं, सिर्फ फिक्स्ड एसेट और एक्रूअल की तो गलतियां होती नहीं है। तो उन जनरल रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज को सीखना आपके लिए मुश्किल नहीं है, उसके लिए रेक्टिफिकेशन करना आपको आता है, ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग, ठीक है। पहले मैंने एग्जांपल लिखी है, एग्जांपल 1 मिनट में आपको समझ आ जाएगी, बल्कि समझ आ चुकी होगी आपको। ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग इसकी पास में कर लेंगे क्योंकि ये तो बहुत आसान एडजस्टमेंट्स है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझ लें हम, इसलिए इस टॉपिक को और आज के इस लेक्चर को बहुत ध्यान से आपने सुनना है, ठीक है। जैसे आपको पता है हर टॉपिक का स्टार्ट वाला लेक्चर आपकी बेस बनाता है, कॉन्सेप्चुअल चीजों को बता रहा होता है। तो ये पहला लेक्चर वैसे तो रेक्टिफिकेशन आपको आती है, लेकिन आगे हो जाएगा करो यार। लेकिन सस्पेंस का काउंट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में कौन से एरर्स नजर आते हैं, कौन से एरर्स नजर नहीं आते हैं, एरर्स की टाइप्स क्या होती हैं, इस किस्म की बातें ये हमारी स्टोर रेक्टिफिकेशन के अंदर जो होती हैं ये हमारी रहती हैं। तो उनको शुरू कर रहे हैं। आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिखी है कि क्रेडिट सेल हमने की मिस्टर ए को, जिसको हमने गलती से डेबिट कर दिया, वाज डेबिटेड टू एस। रॉन्गली लिखने की जरूरत नहीं है, सेल अगर एस को की थी तो एस को ही डेबिट करनी चाहिए थी। तो हमने इसके लिए क्या सीखा हुआ है, सबसे पहले हम क्या करते हैं ओरिजिनल एंट्री। हम ओरिजिनल एंट्री में क्या लिखेंगे, क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, डेटर डेबिट नहीं, डेटर ए डेबिट सेल्स क्रेडिट 100 से, ठीक है जी। लेकिन गलती से हो क्या गया, डेटर एस डेबिट, लेकिन दूसरे हेड के बारे में चुप है तो क्या ज्यूम करेंगे, हमने ये उसूल पढ़ रखा है, यानी कि उसूल रेक्टिफिकेशन कैसे करनी है वो पढ़ रखे हैं हमने, ठीक है। बहरहाल सही, अच्छा दोबारा रिवाइज हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो जिस चीज के बारे में रॉन्ग एंट्री में खामोश हो उसे हमेशा क्या ज्यूम करते हैं, वो सही है। तूने गलती बताई सेल के बारे में, तो लिखा उसने कि सेल सही क्रेडिट हुई या नहीं क्रेडिट हुई, लेकिन चुप है रॉन्ग एंट्री में, तो उसको हमेशा क्या ज्यूम करना है, सही ज्यूम करना है। तो डेटर एस डेबिट सेल क्रेडिट हो गया है। रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने का क्या तरीका था, हम सवाल किया करते थे ओरिजिनल से भी और रॉन्ग से भी, याद है मैंने यहाँ पर लिखा होता था आपके लिए पहली बार जब करवाई रेक्टिफिकेशन, तो आपको फिक्स एसेट में तो कहा था ये होना चाहिए था और ये हो चुका है, ठीक है। तो हम फिर उसकी गलतियों को सही करते थे। कैसे करते थे, स्टेप्स हमारे क्या होते थे, हम सवाल किया करते थे, हम कहते थे डेटर ए को डेबिट करना था लेकिन डेटर ए डेबिट नहीं हुआ, तो क्या करोगे, डेटर ए को डेबिट कर लोगे 100। सेल को क्रेडिट करना था, सेल क्रेडिट हो गई है तो कुछ भी ना करो, गलती में सही, पर सही चीज सही काम गलती में हो गया तो सही हो गया ना। फिर रॉन्ग में एक टिक रह गया, एस डेबिट हो चुका है, क्या ये डेबिट होना चाहिए था, तो गलत डेबिट हो गया ना, तो फिर इसको सही करने के लिए क्या करोगे, डेटर एस को क्रेडिट। ये थी रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन तो बस इतनी सी है, ठीक है, तो सही है ना। तो ये हमने फिक्स एसेट में और एक्रूअल के अंदर इसको देखा भी था, ठीक है। तो हेडिंग बना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की, और सबसे पहली हेडिंग आज बनाए टाइप्स ऑफ एरर। किस किस किस्म के किस किस टाइप के एरर्स, किस किस किस्म के टाइप्स हो सकते हैं, मतलब किस किस टाइप के एरर्स हो सकते हैं, टाइप ऑफ एरर्स। आपने एरर्स तो बहुत देखे, रॉन्ग एंट्री से बहुत देखी, लेकिन कभी किसी रॉन्ग एंट्री को आपने ये नहीं कहा था इस एरर का नाम ये है, ठीक है। आज हम नाम पढ़ते हैं, थ्योरेटिकली भी ये बात आ जाया करती है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली हेडिंग बनाए एरर ऑफ ओमिशन। मैं छोटी छोटी एग्जांपल्स लिखूंगा। ओमिशन, सिंपल सिंपल सी एग्जांपल्स लिखेंगे हम, ठीक है जी। और इधर देखें, एक ही मैं हेडिंग दे रहा हूं, चलें सही है, एक हेडिंग दे लेते हैं बस, ऊपर ओरिजिनल एंट्री यहाँ पे किया करेंगे, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग, यहाँ पे एग्जांपल लिख ली ना, एरर के सामने एग्जांपल लिखा गया, छोटी एग्जांपल होंगी, ठीक है। और उसके नीचे पे हम करेंगे ओरिजिनल एंट्री, ठीक है, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है। बीच में एग्जांपल्स बस चल रही होंगी, उसको मालूम तरह दोबारा कर लें, ओरिजिनल, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग। हम एक छोटी सी ट्रांजैक्शन लिखा करेंगे, उसकी एंट्रीज पास करेंगे और उसको नाम देते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एरर का नाम आज हमारे सामने क्या है, नाम से जाहिर हुआ है कि एक काम करना था वो सिरे से किया ही नहीं। अम्मा ने घर पे सालन बनाया, अम्मा उसमें नमक डालना भूल गई, तो फिर क्या करेंगे, तो ये वो एंट्री होगी जिसमें ओरिजिनल जो होना चाहिए था रॉन्ग वो नहीं हुआ, तो फिर वही कर देंगे। एक एग्जांपल लिखें इसकी, फिर इसकी ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग पास करते हैं, ठीक है। एन इनवॉइस ऑफ 500 रिसीव्ड, एन इनवॉइस ऑफ 500 रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड। एग्जांपल आप लिखते जाए ना बस, ठीक है। एन इनवॉइस ऑफ, मैं एग्जांपल भी कर, एन इनवॉइस ऑफ ऐसे लिखने से पहले लिख देता हूं एग्जांपल, अब इसका एग्जांपल लिख लें। एन इनवॉइस ऑफ, इनवॉइस का मतलब आपको पहले बताया हुआ मैंने, जब क्रेडिट की बात करेंगे तो बिल या इनवॉइस की बात करता है। वैसे भी सवाल चुको तो हमने अज्यूम करना होता है क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज, याद है ना। और याद है कुछ ये बातें जो बताई हुई है, मान तो लिया करो, नहीं तो फिर लिखवा दूंगा, पर मान लिया करो, समझ ना आए तो दोबारा पूछ लो, मान तो लिया करो। मैं इसे लिखवाता हूं ताकि वक्त जरूरत सनद रहे और काम है। एन इनवॉइस ऑफ रुपीज 500 रिसीव्ड बट वाज नॉट रिकॉर्डेड। क्या एंट्री होना चाहिए थी, बोलो। कैश वाले इनवॉइस या बिल पे कैश की बात ना किया करो, ठीक है। क्या एंट्री होना चाहिए थी बताएं। और भाई इनवॉइस रिसीव आप कह रहे हो जी, हाँ, हम सेल रिकॉर्ड क्यों करें, हम परचेज रिकॉर्ड करेंगे। हमने इनवॉइस रिसीव की है, हमने इनवॉइस रिसीव की है, आप सही कह रहे हैं। अब एक बात सुने, आप, मैंने पहले भी ये बात की है, शायद 1-2 दिन पहले भी इत्तेफाक से की है। आप अभी सेंटर जाएं, वहां जाके मोबाइल या लैपटॉप खरीदें। अब जैसे आपने मोबाइल लैपटॉप खरीदा, आपने पैसे पे किए, साथ ही आपने अपने जेब से अपनी रसीद बुक निकाली और आपने कहा ठहरो मैं तुम्हें परचेज इनवॉइस तो बना दूं। कभी ऐसा हुआ है? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एक बात याद रखिएगा, सेल इनवॉइस जैसे क्रेडिट नोट है वैसे ही सेल इनवॉइस है। सेल इनवॉइस इज ऑलवेज इशूड बाय सेलर। ऐसे मैंने थोड़ा सा बीच में मैंने कहा चलो ये कॉन्सेप्ट भी देखते चलें, ठीक है। अब ये जो सेल इनवॉइस सेलर इशू करता है, ये जब बायर के हाथ में आती है, कस्टमर के हाथ में आती है, तो यही सेल इनवॉइस उसके हाथ में आके परचेज इनवॉइस बन जाती है। वो कोई अपनी इनवॉइस इशू करने नहीं लग जाता, ठीक है। सो सेल इनवॉइस
इज ऑलवेज रिसीव्ड बाय बायर या कस्टमर। ये बात समझो, इससे कभी धोखा ना खाना। मैंने कहा चलो आज धोखा देने थोड़ा सा, बात समझो। सेल इनवॉइस कभी भी बायर नहीं इशू करता। सेल इनवॉइस कौन इशू करेगा? जिसने सेल की है। अब वही सेल इनवॉइस जो इशू की सेलर ने, वो किसको इशू किया? तो वो बायर के हाथ में जाते ही वही सेल इनवॉइस, जिसको सेलर कह रहा है सेल इनवॉइस है, बायर क्या कहेगा? मेरी परचेज इनवॉइस है। वो कोई अपनी इनवॉइस इशू नहीं करता। ये ना समझना परचेज इनवॉइस भी कोई चीज होती है, कभी आ जाए ऐसी बात, ठीक है ना? तो इसीलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? अच्छा चलें, आप ऐसा करें, सही है, चलें ठीक है। एन इनवॉइस ऑफ 500 रिसीव्ड। अब इनवॉइस रिसीव कभी सेल के केस में नहीं होगी, ठीक है, परचेज के केस में होगी। तो आप बताओ ये सेल है या परचेज? तो फिर परचेज की एंट्री क्या करोगे? इनवॉइस है, बिल है, तो कैश की बात तो नहीं करेंगे ना। और वैसे भी ट्रांजैक्शन के ऊपर तो करेंगे क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, जी बोले परचेजेस डेबिट। ये असल में यहां पे वैसे करना नहीं चाहिए था, लेकिन इतनी आसान सी बात थी, मैंने कहा चलो ये भी छेड़ते चलें। तो परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, ये एंट्री होना चाहिए थी। रॉन्ग एंट्री, नॉट रिकॉर्डेड। नमक डालना मां भूल गई। रॉन्ग एंट्री क्या हुई? नहीं हुई। ये अगर आपको याद हो तो जो फिक्स एसेट में IS 16 में हमने पास पेपर 17 नहीं किया था स्टार ट्रेडर वाला, उसमें भी यही मामला थे, एक एंट्री के अलावा। ज्यादा एंट्रीज कैसी निकली थी? ओरिजिनल ये होना चाहिए था, रॉन्ग हुआ ही नहीं। वो सब कुछ पता ही कब चला था? हमें फिजिकल काउंट करते हुए याद आ रहा है? जो होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं, तो फिर वो कर लो, कर लो, क्या मसला है इसमें? परचेजेस डेबिट होनी थी, नहीं हुई, कर दो डेबिट। और क्रेडिटर क्रेडिट होने थे, नहीं हुए, कर लो क्रेडिट। तो एरर ऑफ कमीशन क्या है? एक काम जो होना था वो सिरे से हुआ ही नहीं, ठीक है जी। एग्जांपल के साथ अब आपको पता है एरर ऑफ कमीशन किसे कहते हैं, ठीक है, डन, सही है, नोट करिएगा वैसे आइंदा से, अब तब जब मैं कोई बात कर लूं, ठीक है। ओके, नंबर 2 लिखें, एरर ऑफ कमीशन। अब आपको पता लगेगा कि क्यों मैं आपको साथ साथ बाकी रेक्टिफिकेशन करवाता आया, ये इस दिन की आसानी के लिए ही था, ठीक है। और दूसरी बात, फायदा भी ज्यादा ऐसे ही होता है। वैसे रेक्टिफिकेशन ना नॉर्मली 7,000 ग्राम रखा, इसीलिए एंड पे करते हैं, क्योंकि रेक्टिफिकेशन क्या है? ओरिजिनल एंट्री जिसकी मजबूत है और रॉन्ग एंट्री की अंग्रेजी पढ़ ले तो रेक्टिफिकेशन कर लेगा। इसका मतलब पहले असल में कॉन्सेप्ट होने चाहिए, होना क्या चाहिए था, इसलिए ये नॉर्मली एंड पे आया करता है। लेकिन जब एक टॉपिक पढ़ लिया जाए तो उसकी रिलेटेड रेक्टिफिकेशन अगर साथ ही कर लिया जाए तो वो फिर ज्यादा बेटर होता है, ज्यादा चीजें समझ आ रही होती है। अब अगर हम आज फिक्स एसेट की रेक्टिफिकेशन करते हैं तो आधे बच्चों को डिस्पोजल की एंट्री भूली होनी थी, ठीक है। लेकिन नॉर्मल जब रिवीजन करते हैं तो सब चीजें उसके से पहले तो ताज़ा होती है, ठीक है। ओके, एग्जांपल लिखें, एरर ऑफ कमीशन की भी समझ आ जाएगा क्या है। अ रिपेयर एक्सपेंस ऑफ रुपीस 1500 was recorded as rent expense, was recorded as rent expense। चलो पहले तो एंट्रीज करते हैं ना। रिपेयर एक्सपेंस वर रॉन्गली रिकॉर्डेड एज रेंट एक्सपेंस। चलो पहले एंट्रीज करते हैं, फिर समझ लेते हैं कमीशन क्या उर्दू में इसका मतलब चल भी लिखने कोई मसला। पहले मुझे बताओ होना क्या चाहिए था? रिपेयर एक्सपेंस आप लोग कह रहे हैं डेबिट करके, कैश या पेबल, ठीक है, कैश कर लो चलो, वैसे पेबल भी लिखने में कोई नहीं होता। कितने का जी? 1500 से एंट्री पास करनी थी, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, पर गलती से कर क्या गए? रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 1500 से। वो चुप है कि किस अमाउंट से किया, तो फिर 1500 से किया होगा ना, ओके, तो सही है। अब गलती को सही करना है जी, रिपेयर को डेबिट करना था, नहीं किया, कर लो, मसला क्या है? एक्सपेंस डेबिट, कैश को क्रेडिट करना था, हो गया, कुछ ना करो। रेंट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, जबकि ये नहीं डेबिट होना चाहिए था, सही करके क्या करोगे? तो ये हमारी बनी रेक्टिफाइंग एंट्री 1500। अब इसमें अगर मैं याद रखना चाहूं, अच्छा याद रखने वाला उर्दू वाला उसूल लिखते हैं, जब तीसरा एरर लिख लेंगे, आमने सामने होंगे दोनों, तो फिर उसूल लिखेंगे, इसको नोट करें। लिखवाता हूं, इसको क्यों एरर ऑफ कमीशन कहा, अगला पढ़ते ही समझ आ जाएगी कि इनमें इन दोनों में फर्क क्या है, और फिर उर्दू में इनका मतलब लिख लेंगे, फिर वो याद रहेगा इंशाल्लाह। ओके, डन, नोटेड। नंबर 3, एरर ऑफ प्रिंसिपल, उसूल। प्रिंसिपल साहब वाला प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल उसूल, PLE। अच्छा, अगर कोई कहे ना नेकी समझ के बंद किया करो, नेकी समझ के चलाया करो, अल्लाह से अजर। जब क़यामत के दिन इससे अजर मिलेगा ना, तो तुम कहोगे अल्लाह क्यों नहीं इन लोगों ने मुझे बार बार कहा था। वैसे इसी चलने, तो जो कह रहा है ना वो मेरी तरफ रफ्ता करे, ठीक है। अब ठीक है, अभी मॉल ठीक है, क्लास का थोड़ी देर तक चला लेंगे, फिर क्या दिन कहोगे हाय अल्लाह, सारी क्लास वाले मुझे बारी बारी कहते और मैं हर बारी उठता और मैं एसी चलाता और बंद करता। अल्लाह इतना अजर तेरी मखलूक की खिदमत करने का था, काश मुझे पहले पता लग जाता। बाकी किसी और का शौक हो अगर ये नेकी लेने का, तो तारिक से सीट भी बदलवा सकता है। अच्छा, एग्जाम्पल लिखें, रिपेयर एक्सपेंस ऑफ रुपीज 2000, बस कर दो। रिपेयर एक्सपेंस, ओहो इसमें लिखा था रिपेयर एक्सपेंस ऑफ 1500, मैंने बोला था शायद लिखा नहीं था, ठीक है। रिपेयर एक्सपेंस ऑफ रुपीज 2000 was wrongly debited to furniture account। चलो पहले ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग तो करें। एंट्री होनी क्या चाहिए थी? रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 2000 से, लेकिन गलती से कर गए फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट 2000 से। चुप है तो 2000 को कुछ नहीं कहना, तो सही करना है तो क्या करोगे? रिपेयर को डेबिट करना था, नहीं किया, कर लो। कैश क्रेडिट करना था, हो गया, कुछ ना करो। फर्नीचर डेबिट हुआ, गलत हुआ, सही करना है तो क्रेडिट कर दो। फर्नीचुरे
2000 से और 2000। अब बताएं इन दोनों एरर्स में क्या फर्क है? मेन हेड, ठहरो, सवाल है या जवाब दे रहे हो मेरे सवाल का? जवाब बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, जी सैलवी जी, सुने, आपको मैंने हेड्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ाए थे। मैंने कहा था 5 हेड्स होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। ठीक है, फिर ठीक है, एक्सपेंस में दो तरह के थे, परचेज भी और दूसरे एक्सपेंसेस भी। इनकम भी दो तरह की थी, सेल्स थी और अदर इनकम। कैपिटल के अंदर कौन सा हमने फिट कर लिया था? बहरहाल मेन हेड्स तो यही 5 है अकाउंटिंग। ठीक है, अब पहली गलती में देखो तो एक एक्सपेंस था रिपेयर, उसको रिकॉर्ड करने के बजाय हमने एक और एक्सपेंस था रेंट, उसको रिकॉर्ड कर लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ा? प्रॉफिट कोई असर नहीं पड़ा, एक एक्सपेंस ही था, बस उसकी क्लास देखो। एक्सपेंस में ही पड़ा है रेंट एक्सपेंस, में ही पड़ा है सैलरी एक्सपेंस, इसी में ही पड़ा है रिपेयर एक्सपेंस एंड सो ऑन। जगह इतनी ही है, तो एक्सपेंस था रिपेयर का, लिख दिया रेंट में। तो सब हेड की गलती है, मेन हेड की। तो लिखो एरर ऑफ कमीशन के साथ जाकर सब हेड की गलती, याद रह जाएगा इसमें क्या किया हमने? सब हेड की गलती है। उसको क्लासिफिकेशन, चलो छोड़ो, मुश्किल नाम छोड़ो, बस सब हेड की गलती है। जब जरूरत पड़ेगी क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्या होती है, वो क्या होता है, समझ लोगे बड़े होगे। अभी सब हेड की गलती है। ओके, सही है। अगली बात 3 में देखो, 3 में देखो, एक रिकॉर्ड करना था एक्सपेंस, वो एक्सपेंस की बजाय कर दिया। ये तो हमने पढ़ा था फिक्स एसेट में। ये क्या किया हमने? एक रेवेन्यू एक्सपेंस था, गलती से कैपिटलाइज कर लिया, याद आया? पर मैंने कहा वाइस वर्सा भी होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर गलती से रेवेन्यू बन जाए। रेवेन्यू एक्सपेंस कौन से प्रॉफिट लॉस में जाते हैं? कैपिटल एक्सपेंस जो एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं, याद आ रहा है? तो गलती से एसेट बनाना था एक्सपेंस बना दिया, एक्सपेंस बनाना था एसेट बना दिया, ये तो मेन हेड ही चेंज हो गया। ठीक है, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल के साथ लिखें, मेन हेड की गलती। डन। नंबर 4 है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। चलें, सॉरी आपको टाइम नहीं दिया, नोट कर लें, नोट कर लें। अच्छा मैं नोट कर रहे हो, खैर बड़ी मेहरबानी, पान हले भी मान लीजिए। अगर लानी है, बीमार हो गया तो आखिरी दिन में की करोगे? संडे भी उनको नहीं बचे बस। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह सारे 6 दिन तो नहीं, पर जितने जरूरत पड़े वो 3 हुए 4 हुए, हम इसमें शाम में मिलेंगे और हफ्ते तक कोशिश करके सिलेबस को कंक्लूड कर देंगे। मैं बच्चों के साथ शेयर करके चला करता हूं प्लान। मैं बता दूं आपको, वैसे वो प्लान थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड हो जाता है हमेशा। मैं जो भी टॉपिक कहता हूं, फलाना टॉपिक दिन में बढ़ जाता है, पर इसमें मेरा कसूर है, आपका कसूर है, आपकी शक्लों का कसूर है। जब तक आपको तसल्ली नहीं होती टॉपिक मैं नहीं छोड़ा करता। आप सुने, मेरे प्लान के मुताबिक तो अगर मैं मंडे को भी डबल क्लास लेता हूं तो शायद रेक्टिफिकेशन को ट्यूसडे में हमें ना करना पड़े। 3 क्लासेस बनती है ना, 3, ठीक है, या शायद थोड़ा सा करना भी पड़ जाए, ये तो देखेंगे हालात को। फिर फाइनल अकाउंट नॉर्मली मैं 7 से 8 लेक्चर्स में करवाता हूं, मतलब 7 से 8 सवाल मैं करवाता हूं खुद, और इतने कुछ सवाल आप होमवर्क में करते हैं, और सवाल तकरीबन किताब में होते ही इतने, अगर पास पेपर देखें तो, ठीक है, और क्वेश्चन बैंक देखें तो। और पार्टनरशिप जो आपको डराती है, वो पार्टनरशिप नहीं है जो आपके सीनियर्स FR1 में आज से 2 अटेम्प्ट पहले पढ़ते थे, या आपके सीनियर्स आज से 6 अटेम्प्ट पहले इंट्रो में पढ़ते थे। वो पार्टनरशिप तो 11-12 दिन लिया करती थी, जिसमें पार्टनर नया आता था, पुराना जाता था, पार्टनर मर जाते थे और फॉर्म खत्म हो जाती थी और 2 फॉर्म में मिलकर एक बन जाती थी, पता नहीं क्या कुछ होता था। ऐसी कोई कहानी पार्टनरशिप में इंट्रो में अब उसने नहीं छोड़ी हुई। तो प्लान तो 3 लेक्चर्स का होता है मेरा पार्टनरशिप का, जिसपे 4 से 5 लग जाते हैं। ठीक है, बता रहा हूं, सही बात है कि 3 लेक्चर का काम, लेकिन बच्चे नॉर्मली उसपे 4 से 5 लगा देते हैं। और एक लेक्चर मुझे चाहिए थ्योरी को इकट्ठा करने के लिए एंड पे, ये चीजें पढ़ी जगह जगह पे थी, लिख लो एक जगह, प्लस जो नई चीजें हैं उनको करने के लिए। तो ये कोई मिला जुला के आप नहीं, आप 15 तो रखें ना दिन में, 15 लेक्चर जहन में अगर रखें तो वो 15 लेक्चर्स बड़े आसानी से 5 दिन में हो जाते हैं अगर हम 3 लेक्चर कर रहे हो तो। लेकिन 15 मैंने एडिशनल कहे, इसीलिए मैं 5 दिन 6 दिन में आपको कह रहा हूं कि शायद हम 3 से 4 दिन में शाम की क्लास रखेंगे। प्लीज इसमें थोड़ी सी हिम्मत करनी है, मत मुझे इस तरह का प्रेजेंटेशन किसी किस्म का आपने दें आप कि मुझे लगे कि ठीक है इनको शौक नहीं है पढ़ने का। और कोर्स खत्म कराना पढ़ाने वाले के लिए कोई मसला नहीं होता, ये सिलवटों में खत्म हो जाता है अगर करना चाहें तो। इसलिए जैसे मैं पढ़ाता आया हूं पहले दिन से, आपको हर चीज समझ आती रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैच अच्छा गुजरा है। तो कुछ अनअवॉइडेबल चीजें होती हैं जिनकी वजह से एक इंट्रो का बैच थोड़ा लेट शुरू होता है। हमारी मेरी FR1 अल्हम्दुलिल्लाह ऑन टाइम बगैर पूरे सेशन में कुछ संडे नहीं ऑन किया। तो एक तो वैसे सेशन आपका नॉर्मल क्लासेस में लेट शुरू होता है, दूसरा हमारा इत्तेफाक से इंट्रो का इस दफा जुमे वाला लेक्चर भी अल्हम्दुलिल्लाह आधा रहा, ठीक है। और ये प्लस माइनस चीजें जब करने से एंड पे थोड़ा सा प्रेशर बन जाता है, तो इसमें बेहतर ये समझा करता हूं मैं कि आपको जल्द अज जल्द ही फ्री करूं। पढ़ाया कम नहीं जा सकता तो नंबर ऑफ आवर्स किसी दिन में बढ़ाने पड़ जाते हैं। तो आप लोगों ने शौक से पढ़ना है, आखिरी वीक समझ के पढ़ना है, जैसे किसी शादी पे जाते हो तो आखिरी रोटी खा के आखिरी रोटी समझ के खाते हो ना, वैसे ही ये आखिरी जोर लगाना है, शौक से पढ़ना है। मैं कहीं पे भी स्पीड नहीं बढ़ाई, ना मैंने कभी बढ़ाई है पूरे सेशन में, ना मैं अभी बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। जब तक आपको चीजें समझ नहीं आएंगी मैं और बढ़ा देता हूं, मैंने कभी भी बेटा स्पीड नहीं बढ़ाई। तो जैसे अच्छी चीजें समझते आए हैं अभी तक, इसी तरह समझते समझते कोर्स खत्म करो। ये ना हो एंड पे कोई ऐसा काम कर दो कि सारा सेशन आपका भी और मेरा भी जाया हो। तो जिस दिन मैं कहूंगा कि कल से ना आना, वो होगा आपका आखिरी दिन क्लास का। उससे पहले जो छुट्टी करेगा वो अगली बार कभी उम्मीद है दोबारा क्लास में बैठा होगा, देखा है ऐसे मैंने, ठीक है। और मेरी कोशिश क्या है कि मैं आपको यकम तक फ्री कर दूं, ये कोशिश है। अब इसमें अगर 2 का संडे लग जाए शायद, ये एक बात है जिसको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन उसके बाद आपको इंशाल्लाह नहीं बुलाऊंगा, ठीक है। आपके पास फुल फ्लेज एक मंथ होगा, उसको ये ना कहना फरवरी में 29 दिन है इस दफा, भाई हर दफा ही फरवरी के टाइम में इतने दिन होते हैं, बस वो मंथ है तो है, बस उसको मैं मंथ ही कहूंगा। तो मेरी कोशिश यही है कि फरवरी का महीना आपको पूरा मिले। मॉक से पहले एक तैयारी करें, फिर मॉक देके उसके बाद एक रिवीजन करें टिका के और अच्छे से अटेम्प्ट दें, ठीक है। तो ये आखिरी वीक में और ये कल और आज में जो क्लासेस हुई हैं इनको बोझ ना समझें, बोझ मुझे समझना चाहिए, आपको नहीं समझना चाहिए। आप बस शौक से पढ़ते रहें, कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह आपको भी हिम्मत दे और मुझे भी हिम्मत दे, आपको भी सेहत रखे और मुझे भी, ठीक है। आखिरी क्लास तक तो रखे कम से कम। तो मुझे आपको तो पेपर्स उसके बाद भी हमेशा लेकिन एग्जांपल एरर ऑफ क्या कह रहा है, गुस्ताखी की इसने, गुस्ताखी नहीं की। लेकिन एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री में a sale of a credit sale of rupees 1000 was wrongly recorded as a credit sale of rupees 1000 was wrongly recorded as rupees 1100,
अच्छा अभी तो रुको एक मिनट, अगर तो मैं आपको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से पहले ये टॉपिक पढ़ा रहा होता तो मैं इस 1100 के आगे भला क्या लिखता, इन सेल अकाउंट एंड डेटर अकाउंट। यानी आपको बताता कि जी 1000 की एंट्री थी, दोनों जगहों पे 11 की हो गई, लेकिन अब आप बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ चुके हैं तो मैं आपको यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ दोनों जगह गलती बताने के लिए, सोच के बताओ। यस सर नहीं बताओ क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कहूँ मैं, तो दोनों जगह गलती को आप समझेंगे हो गई। सेल डे बुक, अगर मैं ये कह दूं कि एक इनवॉइस हमारी रिकॉर्ड ही सेल डे बुक में गलत हो गई तो इसका मतलब इंडिविजुअल तो है ही ना हमारी बुक्स, लेकिन मेन लेजर में एंट्री कहां से पड़ती थी, जब सेल डे बुक का टोटल होता था एंड से, और हम टोटल को एक मंथ के एंड पे उठाकर एक एंट्री पास करते थे, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। तो एक सेल जो सेल डे बुक में ही 1000 की जाने की बजाय 11 की चली गई, तो इसका मतलब वो डेटर में भी 11 की गई और सेल की भी 11 में गई। अब मैं आपको ये नहीं लिखवा रहा, जब ये सेल मैं बस समझ गई बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का टॉपिक ना पढ़ा होता तो मैं यहां पे लिखता या सेल ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ रुपीस 1000 वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 1100 इन बोथ सेल अकाउंट एंड डेटर अकाउंट, लेकिन अब मैं सिर्फ यहां पे क्या लिखूंगा, वाज रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल डे बुक एज 1100। ठीक है, तो जुमला पूरा क्रेडिट सेल ऑफ रुपीस 1000 वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 1100 इन सेल डे बुक, इन सेल डे बुक। तो देखा हर टॉपिक गलतियां आएंगी, डाउटफुल डेट बैड डेट वाली गलतियां, मतलब गलतियां नहीं, डेटर के अंदर गलतियां होंगी, सही करके प्रोविजन दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, प्रोविजन आती है तो दोबारा कैलकुलेट करोगे, सही है ना। जैसे डेटर्स जैसे फिक्स एसेट में सही करते तो डेप्रिसिएशन का एरर भी सही करते थे, तो सारी चीजें पड़ी होंगी तो रेक्टिफिकेशन का मजा आता है, इसीलिए इसको एंड में रखा जाता है। ओके चलें जी, फिर सेल डे बुक से तो पता लग गया कि ओरिजिनल एंट्री होनी क्या चाहिए थी, डेबिटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 1000 ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए। ओहो मैंने लिखा नहीं, चलो आपने लिख लिया, ठीक है एग्जांपल लिखी है ना इसकी, लेकिन हमने एंट्री क्या कर दी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट में कोई मसला नहीं है, पर ओरिजिनल एंट्री हमने कर गलत दी 1100 और 1100। तो सही करना है तो डेटर डेबिट होना था 1000 से, कर गए 1100 से, तो ज्यादा डेबिट कर दिया, सही करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट 100 से। सेल्स को क्रेडिट करना था 1000 से, कर गए 1100 से, तो 100 से ज्यादा क्रेडिट कर गए, सही करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। ठीक हो गया। और लास्ट लिखें, लास्ट नंबर रिकॉर्ड करना, नोट करना, करें नोट करें जल्दी करें बेटा, वो नाराज होता है बच्चा जो इसी के पास बैठा है, कोई बात नहीं, खैर है, पता नहीं अल्लाह ने अजर तो बहुत देना है, इस उठने पर सब दुआएं दिया करो इसको, अल्लाह इसको दुनिया के हर इम्तिहान में पास करे। चल इतनी दुआएं मिल गई हैं तुम्हें, हैं अब भाई कोई ऐसी बात ना करवाए, बस थक जाता है वो बेचारा उसकी, कर लोगे दोबारा मन ठीक करोगे। फजाइल सुनने से इंसान के दिल में नेक अमल का शौक पैदा होता है। अल्लाह देंगे क्या, सर्दी में सुबह नमाज पढ़ने जाओगे, अल्लाह देंगे क्या नमाज पढ़ने पर, तो दोपहर की धूप में मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओगे, तो फजाइल का सुन के इंसान के दिल में अमल का शौक पैदा होता है। ठीक है, बनाने वाले ने जो हमें बनाया है तो हमारा मैनुअल भी दिया है साथ, जैसे इस्तेमाल करने का कहा है, अगर वैसे इस्तेमाल नहीं करोगे तो सड़ जाएगा सब कुछ। आई एम सीरियस। अगर आपको सुने एक मशीन मिले, बड़े सीरियस सुनो, अच्छा बात अभी भी सीरियस है, सुनो, ये सिर्फ चिश्ती के हंसने के वजह से आप लोग परेशान हैं, पर वो बेचारा थोड़ा सा शाम भी हो गई है। सुने अब क्या मतलब बनाने वाले ने जब कोई चीज बना के भेजी होती है, कोई छोटी सी मशीन भी हो ना, तो साथ इतना सा बुकलेट होता है कि ये काम करोगे तो सही है वरना खराब हो जाएगी। तो अल्लाह ने जब बनाया है तो हमारा बुकलेट भी भेजा है कुरान की शक्ल में, उसने बताया है ये जो आंख है ये जब वो देखेगी जो अल्लाह चाहते हैं तो ये कामयाबी की तरफ जाएगी, नहीं तो सड़ेगी। अल्लाह ने बताया जलेगी, ठीक है। अगर कान वो नहीं सुनेगा जो अल्लाह चाहते हैं और वो सुनेगा जो अल्लाह नहीं चाहते तो फिर गड़बड़ है। जबान वो बोलेगी जो अल्लाह नहीं चाहते और मैनुअल में लिखा हुआ है और बोलेगा तो गड़बड़ है। हाथ वो करेंगे, जुबान हाथ पांव उधर चल के जाएंगे जो अल्लाह की नाराजगी वाले काम है, तो फिर गड़बड़ है। तो अल्लाह हमें तौफीक दे कि जैसे अल्लाह ने हमें कहा है कि मैनुअल में कि ये काम इस तरह से करके आओ, हम ऐसे करते करते ही अल्लाह के पास जाए। ठीक है, तो एरर ऑफ ओरिजिनलिटी नोट हो गया होगा। 5वां लिखें, फिलहाल तो अभी ये ड्यूटी में दे लूं जरा आपके कोर्स पूरे करने वाली, फिर देखता हूं आपको। लिखें जी नंबर 5 कंपनसेटिंग एरर। नंबर 5 है कंपनसेटिंग एरर। एग्जाम्पल लिखें इसकी, गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 1500, गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 1500 ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 1500 ऑन क्रेडिट वर रिकॉर्डेड इन द परचेज डे बुक, वर रिकॉर्डेड इन द परचेज डे बुक विद द सेम अमाउंट। जी दोबारा बताता हूं, एक बार पूरा कर लें तो मैं देख के बताता। गुड्स सोल्ड बिकी हैं फॉर 1500 ऑन क्रेडिट, धार वाली थी, वर रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक विद द सेम अमाउंट। हाँ जी, क्रेडिट सेल तो रिकॉर्ड होती हैं सेल डे बुक में ना, हाँ नहीं क्रेडिट सेल डे बुक में रिकॉर्ड नहीं होती बेटा। अच्छा मैं कह रहा हूँ क्रेडिट सेल्स जो हैं वो तो सेल डे बुक में रिकॉर्ड होती हैं, हमने कर दी गलती से ओरिजिनल एंट्री ही गलत जगह पे पड़ी है। यानी यूं कहें ओरिजिनल कि करना था हमने डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 1500 से, क्योंकि ये सेल डे बुक में पड़ता तो ये एंट्री करते हैं एंड पे, पर वो एंट्री कर दी हमने गलती से परचेज डे बुक में, तो फिर एंट्री क्या पास हो गई, परचेज डे बुक से मेन लेजर में एंट्री जाती है ना जी, एंट्री कर दी आपने खैर से परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट 1500 है सेम अमाउंट। देखिए अब देखिए, डेटर डेबिट होना था सेल क्रेडिट होना था, नहीं हुए दोनों, तो कर लो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और परचेज डेबिट नहीं होना चाहिए था, गलत डेबिट हुआ, क्रेडिट करो, डेटर क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ, क्रेडिट डेबिट करो, तो क्रेडिटर डेबिट सॉरी परचेजेस क्रेडिट कर लो, कितने से 1500 से। इसको कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। पांच एरर्स हैं, ये नोट करें, फिर बताता हूं ये एरर्स क्यों पढ़ाए, इनकी देखें नेचर कैसी है, ये क्या है, और फिर सस्पेंस कहां से आएगा, वो कोई छठी किस्म का एरर होगा, तो जल्दी से नोट करें ताकि उस जगह तक पहुंचे जहां पे जाने का इंतजार है आपको। किसकी क्या देखने वाली बात है, देखने वाली बात है, हो सकता है ना भी हो, देखेंगे। फिलहाल तो आपके सामने एग्जांपल्स में जा रही हैं।
अच्छा जी, लिखिए आप कंक्लूजन। देखें, आप अगर रॉन्ग एंट्रीज पे गौर करें तो ये सारी की सारी रॉन्ग एंट्रीज में आपको डेबिट और क्रेडिट बराबर मिलेगा। यहां भी बराबर है ही कुछ नहीं, सिफर सिफर बराबर। डेबिट क्रेडिट गलती हुई, लेकिन डेबिट क्रेडिट बराबर है। डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट, कहीं पे भी डेबिट क्रेडिट डिफरेंट नहीं है। तो डेबिट क्रेडिट गलत हेड्स में हो गया, लेकिन डेबिट और क्रेडिट बराबर है, तो वहां से होते हुए लेजर्स के क्लोजिंग से होते हुए ट्रायल में जो बैलेंसेस आएंगे, क्या उन बैलेंसेस का टोटल आपस में मैच नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। इसका मतलब ये पांचों टाइप के एरर वो हैं जो ट्रायल बैलेंस के फेस से हम निकाल ही नहीं सकते, ढूंढ ही नहीं सकते। ठीक है, ये ट्रायल का फेस देखते ही ये नहीं पता लगा करेगा कि एरर्स हुए पड़े हैं। ये 5 एरर्स लिखे तो कंक्लूजन लिखे इसके नीचे। ऑल द अबव एरर्स आर नॉट ट्रेसेबल। ऑल अबव 5 एरर्स, ठीक है, ऑल द अबव एरर्स जितने भी हैं 5 के 5, ऑल अबव एरर्स आर नॉट ट्रेसेबल फ्रॉम द फेस ऑफ ट्रायल बैलेंस। All above errors are not traceable from the face of trial। ये एक एग्जांपल से समझाऊंगा इंशाल्लाह। पहले कंक्लूजन लिखें तो सही, ठीक है। अब इस कंक्लूजन में अगली लाइन लिखें, whenever the debit and credit amount of wrong entry, whenever the debit and credit side of wrong entry are equal, the trial balance will always be in उसकी वजह बताऊं, एक मिनट रुक जाओ। मैंने आपको कहा whenever debit and credit side of a wrong entry are equal, then क्या लिखा है? then trial balance will always be in। ये इन का मतलब क्या होता है? डेबिट हमेशा इक्वल होगा क्रेडिट के। इसको कहते हैं ट्रायल का इन होना। एसेट साइड इक्वल है लायबिलिटी साइड के बैलेंस शीट में, कहते हैं बैलेंस शीट इज इन। लेकिन ये बैलेंस शीट इज इन, ट्रायल इज इन का लफ्ज तो शायद आपको सुनने में पता नहीं मिले ना मिले इस क्लास के अलावा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली कैफ के बाद आर्टिकल्स में जाएंगे तो किसी ऑडिट में बैठे होंगे तो जो आपके सीनियर्स होंगे जो बैलेंस शीट को एंट्री एडजस्टमेंट्स टाइम्स बैठ कर रहे होंगे तो एक लफ्ज सुनने का जरूर मिलेगा, बैलेंस शीट आउट होगी, बैलेंस शीट आउट होगी, ट्रायल आउट हो गया, ट्रायल आउट हो गया। आउट का मतलब डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये वाली बात भी लिखने वाली है, तो हमने लिख लिया कि जब भी किसी रॉन्ग एंट्री में डेबिट क्रेडिट साइड बराबर होगी तो फिर हमेशा ट्रायल क्या होगा? इन, उनमें डिफरेंस नहीं हुआ करेगा, ठीक है। चलें एक एग्जांपल बनाते हैं। एक एग्जांपल लिखें, अज्यूम करें एक बिजनेस, अज्यूम अ बिजनेस एंड अज्यूम अ बिजनेस इज स्टार्टेड विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 100। बस दो चीजें लिखनी है, चलो। अज्यूम दैट अ बिजनेस इज स्टार्टेड विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 100, फुल स्टॉप। द ओनली ट्रांजैक्शन मेड ड्यूरिंग द पीरियड इज ₹50। जी, अज्यूम अ बिजनेस इज स्टार्टेड विद अ कैपिटल। अच्छा, जो लिखना चाहिए ना सही करके बात, वो एक बार अगर जुमले को ध्यान से सुने ना, जब मैंने बोला अज्यूम तो वो अज्यूम लिखने में लग गया। बेहतर क्या था वो ये पूरा जुमला सुनता। जो भी बच्चे इसको प्रॉब्लम होती है मैं उसको बता रहा हूँ, इफेक्टिव लर्निंग इफेक्टिव लिसनिंग भी क्या है। आप सुनते अज्यूम अ बिजनेस इज स्टार्टेड, यहां तक सुन के लिखते, तब तक मैं दोबारा पढ़ रहा होता, आप वो लिख चुके होते। ट्राई कीजिए, इससे फायदा होगा, ठीक है। रिपीट करता हूं एंड पे मैं, बहरहाल रुक जाया करें, फिर लुक में न दिया करें। अज्यूम अ बिजनेस इज स्टार्टेड विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 100, फुल स्टॉप। द ओनली ट्रांजैक्शन मेड ड्यूरिंग द पीरियड इज ₹50। द ओनली ट्रांजैक्शन मेड ड्यूरिंग द पीरियड इज ₹50। अब एक ट्रायल में बनाऊंगा, बिल्कुल ये सही है। बस ये हमारा बिजनेस शुरू और खत्म हो गया, एक उधर गया, ठीक है। मेरे बिजनेस के अंदर सिर्फ एक कैपिटल 100 रुपए का इन्वेस्ट हुआ, तो एक एंट्री होगी पहली कैश डेबिट कैपिटल, दूसरी एंट्री होगी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 50 से, बस और बिजनेस खत्म, मतलब साल खत्म हो गया। तो सिंपल है ना, कुछ चीज से कहानी, इसलिए बिल्कुल दो ही एडजस्टमेंट लेकर आया। तो पहली जनरल एंट्री क्या की आपने? कैश डेबिट 100 और कैपिटल क्रेडिट 100 से दो ही ट्रांजेक्शन हुई हमारे इस सवाल में। दूसरी एंट्री ऐसे लग रहा होगा आपको बेसिक की क्लास में चलेंगे, कॉन्सेप्ट तो बेसिक से ही सिखाया जा सकता है ना, स्क्रैच से ही बात समझ जाती है। डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 50 से, बस खत्म कहानी। लेजर बनेगा तो मैं लेजर बना नहीं रहा, लेजर बनेंगे तो कैपिटल लेजर में सिर्फ 100 आएगा, कैश में भी सिर्फ 100 आएगा, सेल में भी सिर्फ 100 आएगी, इसीलिए लेजर ना बनाने पड़े, मैंने बस ये दो ट्रांजेक्शन रखी। तो यही क्लोजिंग बनेंगे और यही उठ के कहां आ जाएंगे? ट्रायल में। अब ट्रायल बनाता हूं मैं, ठीक है। ये वाला नोट ना करें, ट्रायल बैलेंस मैं एक्सट्रैक्ट नहीं लिख रहा, मेरा तो सारा ट्रायल बैलेंस ही है, टोटल सब कुछ चाहिए, बस कुल दुनिया, ठीक है। यहां मैंने लिखा कैश कितना जी? 100 का डेबिट बैलेंस, फिर कैपिटल कितना जी? 100 का क्रेडिट बैलेंस आया, फिर डेटर का बैलेंस डेबिट होता है, डेटर आया ट्रायल में 50 का, क्रेडिट सेल का क्रेडिट बैलेंस होता है 50 आ गया, और 150 एंड 150, ठीक है। इसमें तो कोई गलती मैंने की ही नहीं ना अभी, ठीक है। अब इन 5 में से कोई एक एरर हम करके देखते हैं। मैं ये जो बात करना चाह रहा था कि अगर इन 5 में से कोई भी एरर हो तो ट्रायल के फेस से नहीं पकड़ा जाता, सवाल जब तक बताएगा नहीं हमें नहीं पता लगेगा कोई एरर है, ठीक है। तो अज्यूम करते हैं, ओमिशन तो रहने देते वरना बचेगा कुछ नहीं, दो एडजस्टमेंट्स हैं, तो ये इसको भी छोड़ो, ओरिजिनल एंट्री की गलती कर लेते हैं। ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। एक 5 में से कोई एक करना है ना, तो जब एक पे वही चीज अप्लाई होगी तो सब पे वही हो जाएगी। ओरिजिनल एंट्री क्या होती है जी? कि जो एंट्री करनी थी 1000 से वो एंट्री कर गए 1100 से, ठीक है, सही है ना। तो ये एंट्री यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि 50 की सेल रिकॉर्ड करनी थी, वो गलती से 40 की कर गए, ठीक है। अब ये एंट्री कितने से पड़ी होगी? मैं ये जानबूझ के काट के लिख रहा हूँ, वैसे आपके सामने तो ये बात नहीं होनी। आपने एक एंट्री ओरिजिनल एंट्री गलत कर दी, एंट्री करनी थी 50 से, कर गए 40 से, ठीक है। ये एक एरर हुआ है, मैंने कहा कि एरर हुआ है, मैं कह रहा हूं तो हुआ है ना, ठीक है। पहले मैंने बताया था आपको कि सवाल के अंदर सेल तो 50 की थी, अब गलती तो 40 की रिकॉर्ड हो गई।
अब ये क्लोजिंग्स निकले, ये क्लोजिंग्स निकलकर ट्रायल में आए, ट्रायल के अंदर 100 100 40 40 टोटल 100, ट्रायल इज इन, ट्रायल इज इन, ठीक है। अब ट्रायल का फेस देखने वाले को कभी भी नहीं पता लग सकता कि कोई एरर हुई पड़ी है। ये तो अकाउंटेंट को पता होगा ना, एंट्री हुई है, जर्नल लेजर्स वो तो सब कुछ आपके सामने तो आया। ट्रायल, ट्रायल आपके सामने है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, ट्रायल को देख के तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि कोई गलती है। तो नजर आ रहा है 100 का कैश पड़ा है, 100 का कैपिटल इन्वेस्टेड है, एक सेल हुई है, अभी कोई पैसे नहीं आए, बिल्कुल सिंपल पता लग रहा है कि कोई गलती नहीं है, ठीक है, सही है। अब ये मैं आपको कह रहा था कि ये 5 टाइप के जो एरर्स हैं ये ट्रायल के फेस से पकड़े, क्योंकि इन सब के अंदर आप गौर करें तो रॉन्ग एंट्री में डेबिट क्रेडिट बराबर है। तो बिना ये लिखा है व्हेनेवर डेबिट क्रेडिट इन अ रॉन्ग एंट्री इज इक्वल देन ट्रायल बैलेंस विल ऑलवेज बी इन, ठीक हो गया। अब अगर ये सिचुएशन हो ना तो फिर ट्रायल खत्म होगा, नीचे अदर इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, और अदर इंफॉर्मेशन में आपको लिख के बताएगा ये वाली बात जो मैंने अभी बोली कि आ क्रेडिट सेल ऑफ ₹50 वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड एट ₹40 इन बोथ डेटर एंड सेल्स अकाउंट। तो आपको पता लगेगा अच्छा गलती हो गई। फिर आप अदर इंफॉर्मेशन की एडजस्टमेंट को यूज करते हुए कहेंगे चलो भी चलो अनएडजस्टेड डेटर तुम, चलो भी चलो सेल तुम भी अनएडजस्टेड हो, याद है। और क्या करोगे, डेटर डेबिट होना था 40 से, सॉरी 50 से, हो गया है 40 से, तो मजीद डेबिट कर दो। मजीद डेबिट करो तो कहां पहुंच जाएगा, 50 पे। सेल क्रेडिट होनी थी 40 से, 50 होनी थी, 40 होगी, कम क्रेडिट हुई, मजीद क्रेडिट करो तो पहुंच गई 50 पे, तो हमारे बैलेंस सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक एरर किया, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या यूं कह लें इन 5 में से कोई भी एरर करके आप देख लें, आजमा के देख लें, ट्रायल आउट नहीं होगा क्योंकि डेबिट क्रेडिट बराबर है, ठीक है। अब हम एक ऐसा एरर करेंगे जिसमें आपको ट्रायल के फेस से ही पता लग जाएगा कि गड़बड़ है, गड़बड़ बताएगा आपको सवाल ही फिर, लेकिन ट्रायल के फेस को देखते ही पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो बाकी चीजें मैं अज्यूम करता हूं बिल्कुल वैसी हैं, ठीक है। क्या मतलब, पहली एंट्री वही है कैश डेबिट कैपिटल, बाद में लिखना ट्रायल टाइप 2, फिलहाल तो ये नॉर्मल, फिर बाद में प्लान कर लेना कैसे नोट करना है, अभी से समझो। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट 100, ठीक है, और इधर देखना डेटर डेबिट 40 सेल क्रेडिट 50, ठीक हो गया। कोई गलती है ना, गलती तो किसी भी तरह हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि दोनों एंड बराबर ही हो, गलती तो गलती है, हो सकती है किसी भी तरह हो जाए, ठीक है। अब इस बिजनेस का या इस गलती के बाद जब जो ट्रायल बनेगा, डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस होता है डेबिट कैश 100 कैपिटल 100, डेबिटर नहीं होता, अब सही वाली इंग्लिश बोलो, मुंह डिंगा करके जो बोली जाती है, डेटर्स 40 और सेल 50। प्लीज इधर देखें बच्चे, अभी 1 मिनट आएगा, 100 और 100। मैंने पहला एरर किया इन 5 से हटके, जिसके अंदर आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड रॉन्ग एंट्री की बराबर। जैसे ही ऐसा एरर हुआ, ट्रायल का फेस चीख के कह रहा है आई एम नॉट इन, आई एम आउट। अब सुनो, अब जो अकाउंटेंट इसको देखेगा गड़बड़ देखे, सैकड़ों की हजारों की तादाद में एंट्री होती है, ये थोड़ी होता है कि 2 एंट्री बिजनेस खत्म हो गया, तो आपको समझा रहा हूं असल में कांसेप्ट, ठीक है। अब जैसे ही अकाउंटेंट इस ट्रायल को देखेगा तो देख के उसको पहले तो रोना आएगा कि मैं अकाउंटिंग की थी 6 महीने 3 महीने महीना साल लाके, ठीक है, तो जो है वो ट्रायल टैली नहीं है, ये तो पहली स्टेज है जिस पे जाके पता लगता है कि हमारी अकाउंटिंग सारी सही है, वरना तो जर्नल से लेजर से हमें पता नहीं लग रहा होता। ट्रायल में जाता है तो बराबर होंगे तो सही है, फिर बैलेंस शीट इससे बनती है तो ट्रायल बराबर, तो बैलेंस शीट भी बराबर निकलती है, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो गई। अब पहले तो रोया अकाउंटेंट, फिर सोच में पड़ा ये क्या होगा, ये क्या हुआ होगा, अब ये क्या है, सस्पेंस, उसके ज़हन में सस्पेंस क्रिएट हुआ है, ये क्या है, ये क्यों फर्क है। आप सुनो इधर सुनो, तो कहेगा फिलहाल इसको बैलेंस तो करें ना, तो किस तरफ बैलेंस कम है वो यहाँ पे लिखेगा 10, बेईमानी नहीं करेगा, ये 10 लिख के यहाँ पे लिखेगा मुझे नहीं समझ आ रही ये क्या है, तो एक सस्पेंस अकाउंट नाम की चीज ओपन करेगा और इसको कर देगा। तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई, कोई तुम्हें भी आ जाएगी, समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। और ये जो 140 नजर आ रहा था, इसको यूं करके आजी तौर पे यार ये बराबर ही अच्छे लगते हैं, ठीक है, इनको बराबर कर लेगा। लेकिन एक बात याद रखना, हमारी सही वाली जो अकाउंटिंग है उसमें सस्पेंस नाम की किसी चीज का वजूद नहीं है। हमने जो अकाउंटिंग करनी है ना, उस अकाउंटिंग से सस्पेंस का वजूद खत्म हो जाएगा। बैलेंस शीट के अंदर इस नाम की कोई चीज नहीं जाती अगर ट्रायल में कोई सस्पेंस अकाउंट होगा, जो कि इंशाल्लाह काफी फाइनल अकाउंट के सवालों में होगा, ठीक है, ये एडजस्टमेंट होती है, ठीक है, सस्पेंस का अकाउंट आ रहा होता है, तो उसको हम ऐसी अकाउंटिंग करेंगे कि वो खत्म हो जाएगा। कैसी अकाउंटिंग करेंगे, अब ये पता तो लग गया कि एरर है कंफर्म, लेकिन ये पता कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पे पर्दा पड़ा होता है, ये पर्दा लहरा रहा है, पर्दा ये जनरल एंट्री से पर्दा पड़ा होता है, आपके सामने सवाल के अंदर ट्रायल पड़ा होता है, ट्रायल में सस्पेंस आया, आपने निकाल लिया भाई पक्की गल है, गड़बड़ है, ठीक है, सस्पेंस आ रहा है, ठीक है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये क्या है, अगेन अदर इंफॉर्मेशन का सहारा लेना पड़ेगा। अदर इंफॉर्मेशन बताएगी तभी तो हमें पता लगेगा कि क्या हुआ है। कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा, सस्पेंस क्रिएट होगा तो वो फिर इन्वेस्टिगेशन करेगा क्या हुआ, एक एडजस्टमेंट उठा के देखेगा और फिर एंट्री करेगा ये गलती फाड़ी, ठीक है, हमें आगे बताएगा। हम ऑडिटर है ना, हम ट्रायल चेक करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, छोटी कंपनी में जाए तो नहीं ऑडिट करने जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लानी पड़ जाती है, तो ट्रायल देंगे बनाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए पहले हम कहेंगे जी सस्पेंस को कुछ करो। अब वो ये 10 का फर्क ढूंढेगा और फिर उसको जाकर ये पता लगेगा, ठीक है। और ये पता जो लगेगा इसकी अंग्रेजी लिखी होगी, कैसे लिखो, नहीं लिखा अभी नोट किया, चलो मैं लिख देता हूँ। अ क्रेडिट सेल सीधी सी बात लिखी होगी, ऑफ ₹50 वाज रिकॉर्डेड, बिल्कुल सीधी सी बात लिखनी है बेटा, आपको मैं तो कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, वाज रिकॉर्डेड एज ₹50 इन सेल्स अकाउंट एंड ₹40 इन डेटर्स अकाउंट। ये वाली एडजस्टमेंट नहीं आएगी आपको, तो आपको सामने बुला कर रखेगा फिक्स एसेट डिस्पोजल की एडजस्टमेंट, अब वो भी आपको आता है, ओरिजिनल होना था, रॉन्ग ही हो गया, रेक्टिफाइंग ये कर दो, ठीक है। तो ऐसी एंट्री रॉन्ग करेगा तो उसमें सस्पेंस आ रहा हो,
ठीक है, बहरहाल ये वही सस्पेंस है जो वो बीआरएस में भी छोड़ के आए थे, जगह जगह एंट्रीज मैंने कहा छोड़ दो। अब वो रेक्टिफाइंग एंट्रीज तो होती थी, गलतियां सही करना किसे कहते हैं, रेक्टिफाइंग, ठीक है। और रेक्टिफाइंग एंट्री से कहीं पे सस्पेंस हो, जहां पे सस्पेंस कहां पे आएगा, जब डेबिट क्रेडिट रॉन्ग एंट्री के बराबर ना हो। बार वो देखेंगे इंशाल्लाह, फिलहाल सीख तो लें। अब ये ट्रायल आपके सामने है, अब आपने ये करना है कि सस्पेंस का वजूद बाकी ना रहे, ठीक है। अब आपने जब ये एरर पड़ा तो आपने कहा हेलो क्रेडिट सेल, ओके ओके, क्रेडिट सेल को कुछ ना कहो, हेलो मिस्टर डेटर, यू आर रॉन्ग, कम हियर, यू आर अनएडजस्टेड, वी आर गोइंग टू एडजस्ट यू नाउ, एडजस्टेड डर्स अकाउंट। ये वाले डर्स क्या हो गए, डेटर्स क्या हो गए, अनएडजस्टेड। यहाँ पे लिखा वही पुरानी वही कहानी, बस ऐसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता लगता नहीं है टॉपिक का, बाकी तो डेबिट क्रेडिट आप वैसे ही काबू, आपको पहले 20 दिन जो सीखा डेबिट क्रेडिट है ना, वो वही अकाउंटिंग सीखी थी ना, उसके बाद में सीखा तो कुछ नहीं। अनएडजस्टेड 40, और साथ ही हम इधर देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नई चीज है, इस बैलेंस को भी उठा के लाना है। अब मुझे खुद सोच के बताओ, अगर मैं सस्पेंस का अकाउंट बनाऊं और ये 10 का बैलेंस लिखना चाहूं इस ट्रायल में, लेजर में, ये सस्पेंस का पीछे किया है, चले ये सस्पेंस का अकाउंट मैं ओपन करना चाह रहा हूं, ये 10 का बैलेंस मैं उसमें लिखना चाह रहा हूं, तो मैं किस साइड पे लिखूं, क्रेडिट साइड पे, तो फिर डेटर का भी क्रेडिट साइड पे लिख लेते हैं। अनएडजस्टेड भी तो उठा के लाए हैं ना, तो ये भी समझो अनएडजस्टेड ही है। फिर बैंक अनएडजस्टेड होता है, उसको डेबिट होता है, उसको क्रेडिट साइड पे लिख लेते हैं। आज तक ऐसा नहीं किया हमने, फिक्स एसेट जो बैलेंस पड़ा है वो ट्रायल में अपनी नेचर शो कर रहा है ना, इस वक्त डेबिट बैलेंस है। ये क्या कहा इसने, ये क्रेडिट साइड हैवियर थी, डेबिट साइड कम थी, तो डेबिट साइड पे बैलेंस पड़ा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस पे कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंस इन ट्रायल। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ना, डिफरेंस इन ट्रायल किस तरफ है, डेबिट है, ठीक है। अब जरा तवज्जो सबकी, बहुत जोर वाली तवज्जो। मैं ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग चलो यहीं कर लेता हूं, मेरा दिल था यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते चले, आपको जबानी बना लेंगे बैलेंस शीट, आप घर पे बना लेना। इधर देखो, ओरिजिनल करो जी, जरा मैं बैठ के एंट्री करता हूँ, थक गया हूँ। बताएं जी ओरिजिनल एंट्री क्या होनी थी, डेबिटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट 50 से, ओके। रॉन्ग क्या हो गया, डेटर तो डेबिट हुआ 40 से और सेल क्रेडिट हुई 50 से। यही तो गड़बड़ पहली बार नजर आई है, यही तो हमने उसूल पढ़ा है कि वो एंट्री जिसका डेबिट क्रेडिट बराबर, अब जब रिवाइंड करोगे ना और बीआरएस के जाके वो एडजस्टिंग एंट्री देखोगे तो सस्पेंस अकाउंट सिर्फ उन एंट्रीज में आया करेगा जिनका डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं होता। और वो एंट्री कैसे सही होनी है वो हम सीख रहे हैं अभी। अब देखो इधर फर्क आया डेबिट क्रेडिट में, ट्रायल के फेस से ही पता लग गया गड़बड़ है, ठीक है। लेकिन गलती जो भी हो, हमारा काम क्या है, मसीहा का काम तो सही कर देना उसको, ठीक है। जो भी मर्ज है बस उसका मर्ज सही करो, आप अच्छे वाले अकाउंटेंट हो। तो रेक्टिफाइंग एंट्री करो, इधर देखो, डेटर डेबिट होना था 50 से, हुआ सिर्फ 40 से, तो मजीद डेबिट कर लो 10 से। ये देखो टिक 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 हो गया, टिक। सेल क्रेडिट होना था 50 से, सेल क्रेडिट हो गया 50 से। अब रेक्टिफाइंग एंट्री हमारी मुंह बोल गई, उसको भाई रेक्टिफाइंग एंट्री का उसूल वाइफ में समझाया था कि सही होगी कैसे पता लगेगा, डेबिट क्रेडिट बराबर आ जाएगा। अब करो बराबर, जब जाके यार इतनी गल होंदी नहीं उस्ताद जी, तुसी कहना सुनो, ये डेबिट कर लिया, अब क्रेडिट करने को कुछ नहीं, ये ना हो कि पर्चे में जो एंट्री समझ ना आए, चलो वही सस्पेंस नहीं, ये हाँ सस्पेंस पढ़ा दिया, एंड पे सीधे रखा हुआ है, शुरू में पढ़ा दो ना रेक्टिफिकेशन, तो कुछ समझ ना आए, मैं सस्पेंस से ना पा दिए, और इसलिए मैं बिल्कुल एंड पे रखता हूं रेक्टिफिकेशन को। सस्पेंस सिर्फ उस सूरत में जब सब कुछ कर लिया है और आपको दूसरा एंड नहीं मिल रहा, क्या करें क्रेडिट किसको करें, डेबिट तो कर लिया डेटर को, अब क्रेडिट किसको करें, अब आखिरी हल क्या है, सस्पेंस को कर दो क्रेडिट 10 से, ठीक है। ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री है। अब इधर देखो, पहली वाली नई चीज जो आज आपने पढ़ी, इसको पोस्ट करना होता है। जैसे फिक्स एसेट में रेक्टिफाइंग एंट्रीज करके हमने एडजस्टेड डेटर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया था कि नहीं बनाया था, सिर्फ हमने क्या किया, रेक्टिफाइंग एंट्रीज को उठा के पोस्ट किया, मैंने कहा कुछ मत लिखो, सिर्फ एडजस्टमेंट नंबर लिख दो, याद आया वो वाला काम, कोई काम करना है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन के रेक्टिफाइंग एंट्री को उठाओ, डेटर का अकाउंट क्या करना है 10 से डेबिट, और सस्पेंस को क्या करना है, इसके आगे लिखा हमने सस्पेंस, हाँ सस, चुप करो सस बेचारे, और सस्पेंस क्रेडिट हुआ इसका क्या लिखोगे, डेटर। अब आपकी जो अकाउंटिंग है ना, मजबूत वाली अकाउंटिंग है, आपको पता है कॉन्सेप्ट्स हैं आपके सही, आप जब रेक्टिफिकेशन की छुरी चलाते हैं तो सस्पेंस हलाल हो जाता है, उसका वजूद खत्म शुद्ध हो जाता है और डेटर भी बिल्कुल सही हो जाते हैं। जैसा कि डेटर एडजस्ट होके क्या बन गए 50 और सस्पेंस क्या हो गया फिशन नहीं होता, अच्छा चलो कर लो जी फिनिश। अच्छा सुनिए, ये तो था कॉन्सेप्ट, इसलिए आज नोट कर लेना। अब जब हमारे सामने सवाल आया करेगा ना फाइनल अकाउंट के अंदर, तो ये कोई अकाउंट बनाया करना सस्पेंस, हमने क्या करना है एंट्री तो करेंगे रेक्टिफाइंग। अब रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या किया करेंगे, डेटर का अकाउंट तो हमारा अकाउंट है ना जिसमें बैलेंस शीट में जाना है, उसको तो करेंगे जाके डेबिट। सस्पेंस ओपन करने की बजाय ट्रायल के फेस पे ही अगर डेबिट साइड पे पड़ा और हमने रेक्टिफाइंग में क्रेडिट किया तो यहां पर फेस पे उसको क्या करेंगे -10, चल भाई क्रेडिट सिफर। और क्रेडिट साइड पड़ा होगा तो रेक्टिफाइंग एंट्री में डेबिट होकर 0 होना है, तो जब वो करेंगे तो कहेंगे चल भाई क्रेडिट माइनस होके डेबिट होके सिफर। बाहर ये वहीं पे देखेंगे इंशाल्लाह, फिलहाल इसको नोट फरमा लीजिए। अच्छा सुने, अब जो आपके सामने ट्रायल तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, सामने बैलेंसेस क्या कुछ बचे हैं, कैश 100, बोलो करंट एसेट्स में कैपिटल 100, डेटर 50 हो गया, 50 सेल 50, सस्पेंस कितना जाएगा बैलेंस शीट में, केड़ा सस्पेंस नहीं लोगे, बैलेंस खत्म हो गया। आप जब अकाउंटिंग करेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे तो सस्पेंस का वजूद वो किया ना, वो सब हस्ती से मिट जाएगा। नोट फरमा लीजिए, किताब मुझे पकड़ा दीजिए, चुप करके बैठिए, नहीं लग जा रास्ता दो इसको, ऐसे ही ना ये लड़का बस तुम लोग साथ बैठे हो और ये लड़का है वो ऐसे, मैं तो क्या लड़ाई करने लगा बस जगह पर। अब एंड में बैठना, जाओ जल्दी आओ, ये रेक्टिफिकेशन का टॉपिक इसमें नहीं है ओह थैंक गॉड। मैं देखा दूसरी किताब से, तो फिर क्लास एंड करनी पड़ जाती है ना, सारी गड़बड़ हो जाती है भाई। नोट करें,
अच्छा मैं ना बात सुने, मैं इसका होमवर्क आपको नहीं देता, उसकी वजह यह है कि इन्वेंटरी का होमवर्क, लेकिन एक सवाल तो कल संडे भी तो है। अच्छा अगर टेस्ट नहीं लूंगा मैं, टेस्ट में अब आपको दिया करूंगा क्वेश्चन, लॉ का टेस्ट लेंगे। सुने सुने, एक सवाल और रेक्टिफिकेशन, कोई लपड़ दे दो, मैं भी दूंगा सवाल, मैं रह रहे हैं। ओ 25वां सवाल इसमें से हुआ है, देखें चेक करें, ये जामिल याद है, जालिम सवाल था वैसे हैं, नहीं पे आसान तो हो ही जाती हैं चीजें। अच्छा सुने, सुने, एक दो सवाल तो बरकत के लिए ले ही जाएं इसमें से भी। पास पेपर 1, छोटा सा सवाल है, 5 से 10 मिनट लगेंगे बस, ज्यादा नहीं। सुने सुने सुने, अब बस एक सवाल होमवर्क में ऐड करें, पास पेपर 1 पेज 452 पे है, 4-5 छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस हैं, सुन लें। वो है जी, नाम उसका एक, बस पास पेपर 1 है, अक्टूबर 1993 का सवाल है, पुराना छोटा सा। अच्छा सुनिए, अब जरा आ जाए जल्दी से, जो क्लास का होमवर्क दिया हुआ है आपको, मुझे जरा वो देखना है। फिलहाल सिर्फ एक सवाल डिस्कस किया था ना, वो तो सी से करना था, बाकी को मैंने कहा था सिर्फ ओवरव्यू लेना है हमने, ठीक है? तो वो ओवरव्यू लेना, उधर बैठ जाओ, ओवरव्यू लेना है, किसी किताब में देख ला बस। ओके अगर आप चुप करके बैठेंगे तो मैं 5-7 मिनट में आपको फ्री कर दूंगा, और अगर आप डिस्टर्बेंस करेंगे तो जितनी देर तक मैंने जो काम करवाने का सोचा हुआ है वो नहीं करवाऊंगा, मैंने छुट्टी नहीं लेनी। तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी छुट्टी ले लें तो प्लीज आप लोग खामोशी से बैठें, जो कहा जाए सिर्फ वो करें। पहले तो होमवर्क में रेक्टिफिकेशन का पास पेपर 1 ऐड कर लो, 25 को टिक कर लेना, हमने पहले किया हुआ है, ठीक है? ओके अब आज जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क में, इनमें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आप पहले ही कर चुके हैं। 1 कर चुके हैं, 2 पढ़ते हैं, हो गया था, उसमें सिर्फ ए हुआ था। मैं बी पे आना चाह रहा हूं, प्लीज पेज नंबर 656 इन्वेंटरी के पास पेपर्स। मैंने कहा जरा सवालों को पढ़ के तो देख ले कि हमने टिक कर लिया, उस्ताद ने करा दिया, हमने मान लिया, बाकी हमें आता है जो सब कुछ सवाल के अंदर लिखा हुआ है, या वैसे ही बस जान चढ़ाई उस्ताद ने। सुने आप, इसके बाद बच्चों को छुट्टी हो जाएगी, जिनके क्वेश्चंस हैं तो उनके लिए यहीं पे बैठूंगा 5-7-10 मिनट, जिनके क्वेश्चंस पेंडिंग हैं, कुछ 1-2 दिन से 3 दिन से क्वेश्चंस पेंडिंग चले आ रहे हैं, वो रोज कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, ठीक है ना? तो वो बच्चे रुक जाएं, बाकी क्लास से निकल जाइएगा। ओके अच्छा सुनिए, क्वेश्चन नंबर 2 की मैंने आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट ए करवाई थी, ठीक है, और रिक्वायरमेंट बी पेंडिंग कर दी थी। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 आपने किया हुआ है, उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। कहता है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशंस। हमारा जरा रिक्वायरमेंट देख लो बेटा, सब बच्चे नोट शोट मत करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगले 5 से 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आपको इस लेवल पे ले जाना है आपने कि हमें इन्वेंट्री आती है या हमें नहीं आती है, तो सिर्फ 10 मिनट में एक चीज देखनी है, पूरी तवज्जो यहाँ पे हो, ठीक है? अच्छा जी, कहता है कंप्यूट करो इन्वेंट्री क्लोजिंग के पास पेपर है ना, अब आई के पास पेपर भी आप उसको पढ़ सकते हो, आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है? क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो कैलकुलेट करो, उसकी कॉस्ट, परपेचुअल सिस्टम मेंटेन हो रहा है। परपेचुअल सिस्टम का उसूल आपको पता है, परपेचुअल सिस्टम क्या है? अगर कॉस्ट निकालनी हो लेजर कार्ड बनता है, ठीक है, ये हमने उसूल पढ़ा हुआ है, ओके? और अगर पीरियोडिक सिस्टम हो तो शॉर्टकट। अच्छा अब इसने रिक्वायर किया और कहा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बनाओ, निकालो यूजिंग परपेचुअल और पीरियोडिक। अब आई ने जब इसका सॉल्यूशन दिया तो परपेचुअल का तो इन्वेंट्री कार्ड बनता है, इसने भी बनाया हुआ है, आपने भी बना के देख लिया है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आई ने खैर से पीरियोडिक का भी इन्वेंट्री कार्ड बना दिया। मतलब हमने जो इतने दिन से चीजें सीखी पढ़ी याद की, वो गलत थी, वो गलत नहीं थी। उसने कार्ड में किया कराया कुछ नहीं, उसने क्या किया, सारी परचेजेस को परचेज कॉलम में ऐड करता रहा, एंड पे जाके सेल एक बार कर ली और क्लोजिंग निकाल लिया। बात समझ रहे हो? तो करना उसने भी वही, एंड पे किया उसने भी वही कि क्लोजिंग जाके यूनिट्स लिखे और देखा कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो ये पहले वाला गया, दूसरे वाला गया, तीसरे वाला गया, तो ये रिसेंट में से पड़ा होगा, अगर एवरेज है तो भी उसने इसी तरह से देख लिया। अब ये सॉल्यूशन में देख लें, आपको क्या हो सकता है, प्रेप लीव पे बैठे हो तो आपको यहाँ पे पहुंचो तो आपको ये क्या, क्वेश्चन 2 में तो पीरियोडिक सिस्टम है और उसने क्या किया हुआ है, उसने तो इसमें कॉस्ट कार्ड बनाया हुआ है, तो भाई वो कॉस्ट कार्ड नहीं है, इन्वेंट्री कार्ड नहीं है। पेज नंबर 673 पे इन्वेंट्री कार्ड है, पेज 673 क्वेश्चन 2 का ए है। क्वेश्चन 2 का ए क्या कहता है, जब परचेज हो रिकॉर्ड करो, जब सेल हो रिकॉर्ड करो, डेट वाइज नजर आ रहा है? अब अगले सफे पे आओ, बी जब उसने असम्पशन लिया पीरियोडिक, तो देखो सेल का सारा कॉलम खाली पड़ा है, एंड पे एक ही बार सेल रिकॉर्ड हुई है, तो ये अल्टीमेटली कार्ड की शक्ल बस उसने बना दी है, काम वही किया हुआ है, ठीक है? अब आपने ये काम ऐसे नहीं करना, जब आपने बी पार्ट इसका रहता है जो करना है ना, जब भी करें तो आपने अपने उसूल के हिसाब से देखना है क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने। वो कैसे देखेंगे? आपके सामने सवाल में ओपनिंग बैलेंस मौजूद है, परचेज सेल मौजूद है, आप यहां से निकाल सकते हो क्लोजिंग कितना पड़ा होगा। आप क्लोजिंग के यूनिट्स लिखोगे डायरेक्ट, कोई लॉस वगैरह नहीं था, क्लोजिंग यूनिट्स लिखोगे डायरेक्ट और फिर रेट की तलाश में निकलोगे। अब वहां पे वो कहता है मेथड कौन सा है, एवरेज, तो आप कहोगे मुझे ओपनिंग की भी यूनिट्स और कॉस्ट चाहिए, सारी परचेजेस की भी यूनिट और कॉस्ट चाहिए, सब कुछ आ जाएगा और एवरेज रेट भी आ जाएगा एक ही बार, उसको अप्लाई करके कॉस्ट निकालना, जो आप कॉस्ट निकालोगे 2197500 ही होगी। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना इस सॉल्यूशन से, अपने उसूलों पे कारबंद रहना है पक्का, कॉन्सेप्ट जो होते हैं उन पे हिलना नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट प्रूवन हो तो, ठीक है? ये सही है ना? तो ये जब भी आप करोगे, प्रेप के अंदर चाहे जाके इस सवाल को करो, तो जब इसकी कॉस्ट निकालने लगो परपेचुअल सिस्टम से सवाल में क्लोजिंग स्टॉक की, तो कार्ड बनाना जैसे बनाते आए, बल्कि जैसे आपने होमवर्क में बना लिया हुआ है, और जब पीरियोडिक सिस्टम से कॉस्ट निकालने लगना तो फिर अपने हिसाब से शॉर्टकट करना, जवाब यही होगा जो इसने शक्ल वैसी बना दी और कंफ्यूज कर दिया। आपने ऐसा नहीं करना, करोगे ऐसा ही, मतलब जैसे कहा वैसा करोगे। उसके बाद मैंने अगला क्वेश्चन आपको कहा जी क्वेश्चन 5 आपने करना है। ये क्वेश्चन 5 में आपके सामने पूरा पढ़ता हूं, नंबर जरा देखना इसके 12, नंबर कितने हैं 12।
सवाल पढ़ते हैं, कोई चीज नई तो नहीं है, ठीक है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स डील इन वेरियस गुड्स, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। पर सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं ना, रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूट द वैल्यू, बस अंडरलाइन करो, नीचे वाली assumptions बाद में देख लेते हैं, वो पता है हमें दोनों तरीकों से करना आता है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लो जी वैल्यू का पता है, वैल्यू मतलब लोअर ऑफ कॉस्ट, और तो कॉस्ट भी चाहिए, और अगर परपेचुअल है तो कॉस्ट निकलेगी लेजर कार्ड से, और अगर पीरियोडिक है तो कॉस्ट निकलेगी। अब सवाल को चाटी मारी तो आपको सेल डेट वाइज नजर आ रही थी, ऐसे ही है, मतलब सिस्टम कौन सा है, मतलब कॉस्ट कैसे निकलेगी कार्ड से, और जब कॉस्ट निकल आएगी तो अगर कोई एनआरवी का डाटा हुआ तो एनआरवी टेस्ट लगा के वैल्यू निकाल लेंगे, अगर ना हुआ तो जो कॉस्ट वही वैल्यू। चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं। परचेजेस गिवन, यूनिट्स भी पर यूनिट प्राइस भी, सेल माइनस से परेशान ना हो, आपको कौन सा माइनस लिखना होता है, सेल को आपने अपने हिसाब से जिस फॉर्मेट से मर्जी आएगी, अपने किसी टाइम में कैसे लिखते हो, किसी में माइनस शो कर देते प्लस का, आपका अपना फॉर्मेट है, सब कुछ पता है आपको, तरीके से चले, ठीक है। सेल उसने माइनस से शो कर दिया आपको, क्या आपका तो कॉलम है, आपने वहां पे प्लस के साथ शो करना है, ठीक है। बस ये देखो सेल है, कितने यूनिट्स है, क्या प्राइस है, ठीक है। सेल यूनिट्स अमाउंट पर यूनिट प्राइस, ठीक है। परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, ड्राइंग, परचेज, शॉर्टेज। अगर सवाल चुप हो शॉर्टेज के बारे में ना बताए तो क्या अज्यूम करोगे, हमेशा एबनॉर्मल लॉस। अगर सवाल चुप हो, या फिर मैं पूछ लूंगा किसी से, देख लेंगे, लेकिन सुनो बात असल में क्या है, यहाँ पे सवाल के अंदर मैं क्यों नहीं इस बात की तरफ खींच रहा आपको, क्योंकि 2-3 मिनट से बात करने में लग जाएंगे, या फिर मैं पूछ लूंगा किसी से जान चुरा रहा हूँ, ठीक है। बाद में जब पूछेंगे तो आप लोग मुझसे दोबारा बता दूंगा, क्योंकि अभी इसका कंसर्न कोई नहीं है, इस सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, इन्वेंट्री कार्ड में नॉर्मल लॉस भी सेल के कॉलम में नजर आया था, एबनॉर्मल लॉस भी सेल के कॉलम में नजर आया था। मांगता एंट्रीज तो सोचते, या बनाना होता प्रॉफिट एंड लॉस तो सोचते, इसलिए एक सोच जहन में छोड़ दी आपके कि लॉस है, शॉर्टेज लॉस तो है ना। बोलो सवाल चुप हो तो क्या करना है, हो सकता है इस सवाल में उसने कुछ बताया हो, अभी मैंने सवाल नहीं पढ़ा, लेकिन सवाल चुप हो तो क्या करना है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह फिर किसी वक्त थोड़ी सी बहस करके लिख लेंगे। आगे पढ़ते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री कंसिस्टेड ऑफ 10,000 यूनिट्स, कॉस्टिंग कितने, क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड्स 1200 यूनिट्स फाउंड डैमेज ड्यूरिंग स्टॉक टेकिंग, एनआरवी ऑफ डैमेज एंड गुड्स यूनिट आर 120 एंड 200 रिस्पेक्टिवली। क्यूपी यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड टू रिकॉर्ड द, एंड पे दस रहा है, हमें पहले से ही पता है, ठीक है। अच्छा सुनो, अब इतना आसान सवाल कि उसने एनआरवी भी निकाल के बताई हुई है आपको, ठीक है। तो एक बार वो कहता है एफ को यूज करो, एक बार फाइफो, फाइफो में ना उसने 3 नंबर क्यों रखे हैं, आप पूरा कार्ड बनाएंगे, उसने शॉर्टकट यूज किया है कार्ड में भी, डायरेक्ट निकालने की कोशिश की है, ठीक है। चेक करना समझ आएगा, ठीक है, वरना बात कर लेंगे उस पे। लेकिन ज्यादा नंबर 9 नंबर किसके हैं, आपके कार्ड के जो एफओ से बनना है, जैसे आप बनाते हैं आप उसको बनाएंगे, इंशाल्लाह 9 में से 8 नंबर आपके आ जाएंगे, एक आधी चीज शायद गलत हो जाए। ओके आगे बढ़े। 6 आपको मैंने कहा कर सकते हैं, आप कहा पढ़ के देखते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ जामिल, वो भी ये जामिल, ये इतना जाल नहीं है जामिल। रिक्वायरमेंट जरा पढ़ लें। कंप्यूट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, कंप्यूट वैल्यू नए सवाल है, 17 में आया हुआ है, ठीक है। कंप्यूट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। और जो डाटा नजर आ रहा है ना, उसको देख के नजर आ रहा है कि ये परपेचुअल सिस्टम है, तो कॉस्ट कार्ड बनाना पड़ेगा, फिर देखेंगे एनआरवी हुई तो टेस्ट लगा के वैल्यू भी निकाल लेंगे, पढ़ के देखते हैं कोई नई ट्रांजैक्शन। अच्छा ये जरूर एक आधी कोई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम करेगी तो परेशानी ना, ये जरूर देखते रहना कि आपको 80-90% क्वेश्चन सारे ही आते हैं, थोड़ा नहीं होता वो। कितने सवाल है मैंने एकदम आपके सामने सारे खोल दिए, ये लो पकड़ो जाओ जो मर्जी करो, आपको 70-80% मार्क्स मिलेंगे इनमें, ठीक है। बाकी एडजस्टमेंट मैं आपको डिस्कस कर लूंगा, आपको प्रॉब्लम होगी तो। लेकिन पेपर में भी ऐसा हो सकता है कि आपको 80-90% एडजस्टमेंट आती हो और एक दो एडजस्टमेंट ऐसी जो कोई एक दो बच्चे कर सके, तो पास होने के लिए सारा सवाल सही करना किसने कहा जरूरी, पास होने के लिए तो हर सवाल आधा सही कर लेना, ठीक है जी। अच्छा जी, ओपनिंग परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, परचेजेस, ड्राइंग्स, सेल रिटर्न, सेल्स। कोई ऐसी चीज जो आपको ना आती हो डील करनी कॉस्ट कार्ड में या जनरल एंट्रीज में, कल वाले सवाल के बाद देखें सब आपकी मर्जी की चीजें हैं मौजूद, तो ये कार्ड के अंदर ये वाली सारी चीजें तो आप एकदम से सब सही कर लेंगे एफको से कर लेंगे। ओके आगे कहते हैं, एफको पता नहीं मैंने एफको क्यों कह दिया, कहीं लिखा होगा। एज पर फिजिकल इन्वेंटरी कैरिड आउट ऑन मंथ एंड 315 यूनिट्स वर फाउंड शॉर्ट एंड 400 यूनिट्स वर फाउंड डैमेज। अब फिर लाई पड़ेगी जहन के अंदर कि ये नॉर्मल कहें या एबनॉर्मल, तो खैर करेंगे कुछ जहन में, अभी मैंने नहीं बताया, ठीक है, एक असम्पशन ले लेंगे, आगे बढ़े। बहरहाल आपके सामने एंट्रीज तो है नहीं, अभी सिर्फ ये सोचे जहन में आ रही हैं, पता नहीं नॉर्मल है या नॉर्मल है, तो वो एक दिन उसूल लिख लेंगे, एक स्टार लगाएंगे और उसूल लिखेंगे और याद रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तो क्योंकि इन्वेंट्री कार्ड बनाना है तो इसमें नॉर्मल है चाहे अब नॉर्मल है, हमारे सेल के लेजर में निकल जाना है, सही है ना। इसलिए मैं अभी तक गोली करा रहा हूं, चलने दो जब तक चलती है गोली। ये चुप हो तो कौन सा लॉस नॉर्मल या नॉर्मल, कार्ड बनाते हुए कौन सा नॉर्मल है नॉर्मल का फर्क था, वहां तो महमूद और याज एक ही कॉलम में खड़े थे, ठीक है, पड़े थे। अच्छा आउट ऑफ डैमेज्ड 300 कैन बी सोल्ड फॉर इतने आफ्टर रिपेयरिंग एट अ कॉस्ट ऑफ इतने, रिमेनिंग हैव नो सेल वैल्यू, एनआरवी लगा लेना। जेटी यूजेस, ओह अब क्या करेंगे, आप क्या करें, हम तो बड़ी तैयारी करके आए थे, कॉस्ट कार्ड बनाएंगे, तलवारें निकाली हुई थी, वो कहते हैं जेटी यूजेस पीरियोडिक इन्वेंटरी मेथड एंड इन्वेंटरी वैल्यू एट लोअर ऑफ कॉस्ट डिटरमिन ऑन एफको एंड एनआरवी। तो कोई गल नहीं, खैर शॉर्टकट भी तो है, अगर वो कह रहा है पीरियोडिक तो डाटा को छोड़ो ना, वो कह रहा है पीरियोडिक तो फिर वो नंबर नहीं देगा, आपको शॉर्टकट से भी कैलकुलेट करना आता है, कॉस्ट भी एनआरवी भी और वैल्यू भी, ठीक है। ये करने वाले सवालों में से अभी तक चल रहे हैं, मैं सारे पढ़ लूं तो उसके अंदर से हर सवाल आप कर सकते हैं, इक्का दुक्का एडजस्टमेंट रहेगी आपकी, वो भी उम्मीद तो है ज्यादा बच्चों की निकल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 जी क्लोजिंग एंट्रीज इसमें नहीं पढ़नी आपने, मेरे एंड पे जो पेंडिंग चीजें वो आपने नहीं पढ़नी, वो तो मेरे एंड पे पेंडिंग है ना, तो वो जैसे सस्पेंस किया ऐसे ही क्लोजिंग एंट्री का नंबर भी बस आया क्या आया, इसी सवाल से समझाते हुए वापस जाऊंगा 6-17 में जहां पे क्लोजिंग एंट्रीज छोड़ के आए हैं, ठीक है। किसमें बी पार्ट पेंडिंग करना है, क्योंकि हमने आईएस 16 के अंदर पास पेपर 17 को भी क्लोजिंग एंट्रीज को भाई बातें क्यों हो रही हैं, अब ऐसे क्या देख रहे हो, कुछ आ रहे हो बेशरम, वो हमने पेंडिंग किया हुआ है, तो यहाँ पे इसी सवाल से समझाऊंगा ना, अभी तो मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा, आप क्या करना है, मुझे 20 मिनट लगने हैं ये कॉन्सेप्ट समझाने में, पूरा इस तरह छोटा सा एक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, ट्रायल बनाएंगे, वहां से क्लोजिंग एंट्रीज करेंगे, फिर जाके आपको समझ आएगी, फिर यहाँ पे एंट्री करेंगे, फिर वापस जाके वहां कर लेंगे, नो इशू, ठीक है। अभी पेंडिंग है, अभी टाइम नहीं है, इसलिए बी को पेंडिंग रखें, लेकिन याद रखना है क्लोजिंग एंट्रीज रहती हैं, मुझे कल भी याद कराना है, किसी वक्त मौका मिला ना क्लोजिंग एंट्रीज लगा देंगे, ओके। मतलब कल का मतलब मंडे होता है, इतने तुम या तो चुन्ने मुन्ने बच्चे हो, ठीक है, वीडियो साथ लाते हो, या फिर तुम जान के कर रहे हो, हैं, तो एक बात तो है। 7 पढ़ ले, मैंने कौन सा सवाल कराया है, 8:15 तक मैसेज लिखा हुआ, जरा मैसेज निकाल के पढ़ो, 8:15 लिखा हुआ मैसेज, ओपन करो मैसेज, 8:15 से पहले तो आप बोल ही नहीं सकते ना, ओके। और यार सिर्फ पढ़ना था सवालों को, फिर टाइम नहीं मिलना, एक बार गो थ्रू करने दो ताकि मुझे भी पता लगे कि एडजस्टमेंट डिस्कस करनी, क्या हो गया, मैं तो आपके साथ ही पढ़ रहा हूं, सुनिए आप
फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्रायल ऑफ चेनाब ओपनिंग इन्वेंटरी परचेजेस सेल्स अ फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंटरी फॉर द यूनिट 30 जून वाज कैरिड आउट ऑन 10 जुलाई। चलो ये तो आपके लेफ्ट हैंड की गेम है। ये सवाल तो आपका 5 मिनट में हो जाना है। ये मैं पढ़ता ही नहीं हूं क्योंकि आपने इस नस्ल के सवाल बड़े ऊंचे लेवल के किए हुए हैं। अब फर्क समझो, वो जो सवाल आप करके आए हो ना आगे अफरीदी वगैरह, वो सवाल एफआर 2 में हुआ करते थे, वो रिकंसिलिएशन सॉरी एफआर 1 में हुआ करती थी, और इंट्रो में वो टेस्ट नहीं हुआ करती थी, थोड़ा सा बताया जाता था, और फिर इंट्रो में एक बार टेस्ट हुआ था। ये कैफ 1 में टेस्ट हुआ था ऑटम 2016 में, और जितना थोड़ा बहुत बच्चों को बताया जाता है उसी लेवल का, थोड़ा सा उससे ज्यादा जो अच्छे बच्चे थे उन्होंने कर भी लिया था, ये टेस्ट हुआ था। इसलिए ये लेवल वो नहीं है जो आपका लेवल बन चुका है इस तरह के सवालों में। तो इंशाल्लाह इसको आप कर लेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है जनरल एंट्रीज करो। अब मैं क्विकली इन एडजस्टमेंट से गुजर के देखता हूं, कोई ऐसी चीज तो नहीं नजर आ रही जिसकी जनरल एंट्री हमें ना पता हो। Purchase goods on cash, sold goods on credit, return goods to supplier, purchase goods on credit, paid carriage inward, customer return goods, cash sales, net of special discount, physical inventory count reveals that goods having list price within have expired and have to be scrapped. ऊपर कहता है max savings sells goods at cost plus 30 and uses perpetual. अब इनमें से मेरे ख्याल में कोई एंट्री ऐसी नहीं है जो आपसे ना हो। कोई इक्का दुक्का एंट्री गलत होगी तो 10 में से 8-9 नंबर आपके हैं, और कितनी देर लगेगी एंट्री करते हुए, ये तो आपके लिए बेसिक एंट्रीज बन चुकी हैं। आप बात समझते रहे और सवालों को पढ़ते आए। 9 मैंने नहीं टिक करवाया, 10 11 12 13 कोई नहीं टिक करवाया, 14 टिक किया है वो आपने कर लेना है, 15 मेरे गले मुसीबत है, जब मैं टाइम निकाल लिया तो मैं आपको लिख के अपने हाथ से सोल्यूशन दे दूंगा, इसलिए 14 बनाओगे ना। 16 को मैंने नहीं टिक करवाया, आसान है कर सकते लेकिन छोड़ो। 17 को पढ़ते हैं, हिम्मत थोड़ी सी। AK Limited follows a perpetual inventory system. Following information is available from accounting records for the month of January. Opening inventory, purchase, sale. Requirement है prepare inventory ledger card. बना लोगे? 2 नंबर गलत है जी, इसके सही नंबर अमजद, इसके सही नंबर ओरिजिनल अटेम्प्ट से देखना, स्प्रिंग 16 से बैक बैक की आवाज आ जाने की हो गया। पास पेपर 17 जो है ना किताब में, उसके अंदर स्प्रिंग 16 का सवाल है, ओरिजिनल पेपर से देख के नंबर तो अपडेट करवा देना। ए पार्ट के आई थिंक 8-10 नंबर थे, ए पार्ट के भी, ए पार्ट के 8-10 नंबर थे। ओके अच्छा जी, एडिशनल कहता है 100 यूनिट्स आउट ऑफ 4200 वर फाउंड डिफेक्टेड, इन्वेंटरी काउंट कंडक्टेड 4800, 20 यूनिट्स निकले। एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं, जैसे कल वाले सवाल मैंने कहा था इन्वेंटरी कार्ड बता रहा है 6 पड़े होने चाहिए, फिजिकल काउंट लगा 5 है, तो छुपी हुई एडजस्टमेंट्स सिखाई हुई हैं, ऐसी एडजस्टमेंट भी एक आधी मिलेगी आपको इसमें, ठीक है। ये आई थिंक 10 नंबर है पार्ट ए के, आई एम नॉट कंफर्म, इसका पुरानी बुक है तो उसके अंदर शायद हो 10 नंबर नहीं, 2 नंबर तो पुरानी बुक, उससे पुरानी बुक में होंगे ओरिजिनल। वो दो पार्ट बी के 2 मार्क्स हैं, पार्ट ए के मार्क्स मेरी तरफ से 10 लिख लें, शायद 8 होंगे, मेरी तरफ से 10 लिख लें। किसी अच्छे बच्चे ने हो सकता है अटेम्प्ट ओपन कर भी लिया अब तक नेट पे। 18 हम कर चुके हैं, 19 के अंदर जो क्वेश्चन जिनका हो वो रुक जाएंगे, क्वेश्चन मुझसे कर लेंगे, बाकी को छुट्टी होने वाली है, बाकी जिन्हें सवाल करना है रुके अभी। ओके अच्छा जी, बस बाकी तो सब 26 कर लिया, 28 कर लिया, 35 कर लिया, 32 डिस्कस कर लिया, 33 कर लिया। क्या है ये इन्वेंटरी? 37वां देखना, हंसी निकल जाएगा ये इन्वेंटरी। चले जाएं, अल्लाह हाफिज। जिनका कोई क्वेश्चन है वो रुक जाएं, क्वेश्चन पूछ लें।